क्योंकि अभय सिंह चौटाला जी ने तो पूरा हरियाणा देखना, उन्होंने कौन सा एक नरवाना थोड़ी देखना था। तो कहीं ना कहीं इन्होंने नीचे से कुछ ऐसा ग्राउंड तैयार किया जी, वो जीत सकती है। जिसकी बहन विद्या जी की अगर 2 बार जमानत जब पहले ही हो चुकी है और नेशनल पार्टी की टिकट पे हो चुकी है। अभी कृष्ण बेदी जी का मैं इंटरव्यू कर रहा था और कांग्रेस पार्टी के जो सतबीर दबलैन उन्होंने पूरी कैंपेनिंग के दौरान कहा कि भाई ये बाहरी उम्मीदवार है, चुनाव लड़ेगा और उसके बाद गायब हो जाएगा। तो वहीं कृष्ण बेदी ने कहा, वो कह रहे थे बाहरी नहीं, मैं सबसे भारी कैंडिडेट साबित हुआ हूँ। देखिए ऐसा होता है, जीतने के बाद तो सभी ये कहते हैं मैं भारी हूँ, अगर चलते चुनाव में बोलते तो बात थी, तब उन्हें पता चलता। अब तो जब नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र, स्वागत करता हूं आपका मेरे चैनल पर। फिलहाल यहां पर हमारे बीच मौजूद है संदीप लोट कालवन जी, सपुत्र स्वर्गीय रामफल लोट कालवन जी। हाल ही में लोकसभा के चुनाव हुए थे, इनेलो की टिकट से चुनाव लड़ा, अच्छा परफॉर्म किया, करीब करीब 1 लाख मत जुटाए। उसके बाद विधानसभा चुनाव हुआ, पार्टी बदली, कांग्रेस का रुख किया। तो सतबीर दबलैन जो कि यहाँ से कांग्रेस के प्रत्याशी थे, उनके सपोर्ट में हर जगह वोट मांगे। तो अब बातचीत करेंगे इनसे, तमाम मुद्दों पर चर्चाएं करेंगे। बने रहे हमारे साथ। सर नमस्कार। नमस्कार जी, आपको भी और आपके सभी दर्शकों को भी मेरा नमस्कार, और नरवाना की सम्मानित जनता को भी मेरा नमस्कार। संदीप जी, अभी इलेक्शन संपन्न हुए हैं, रिजल्ट ऐसे नहीं आए जो आपने सोचा था, कमी कहाँ रह गई? क्या मुख्य वजह मानता है कि कांग्रेस अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई? इवन देश भर के जब एग्जिट पोल है, करीब 10 एग्जिट पोल है, कांग्रेस को बहुमत दिखा रहे थे, तो कहाँ कमी रहेगी सर? और नरवाना हल्के की बात करें तो यहाँ कहाँ कमी रहेगी? देखिए, अगर मैं नरवाना हल्के की बात करूं तो कांग्रेस ने अपना इलेक्शन पूरी जी जान से लड़ा, और कहीं ना कहीं जहां ये मान रहे थे कि जो है कि यहाँ पर एक अच्छी जीत दर्ज करेगी कांग्रेस, तो कहीं ना कहीं शहरी वोटर्स को शायद लुभाने में कांग्रेस इतना कामयाब नहीं रही। और बाकी पूरी स्टेट की बात करें, कांग्रेस की वेव थी, एक लहर थी, लेकिन समझ किसी के भी नहीं आया कि अचानक से हुआ क्या। क्योंकि मैं कहीं ना कहीं अपने माध्यम से, अपनी सोच से मैं एक ये नहीं समझ पाया कि अगर कांग्रेस की लहर नहीं थी तो बीजेपी की भी नहीं थी। जहां बीजेपी के बहुत बड़े बड़े दिग्गज चेहरे हार गए और उनके सामने कांग्रेस के अंदर भी ऐसा हुआ कि बड़े बड़े दिग्गज चेहरे हार गए, तो ये समझ नहीं आ रहा कि असल में हवा किसकी थी। या तो ये कोई दृश्यम पैदा किया गया था कि या तो ये एग्जिट पोल कहीं ना कहीं झूठ बोल रहे थे कि कांग्रेस की सरकार आ रही है। तो यहाँ मतलब कोई भी चीज़, क्योंकि अगर लहर है, लहर के अंदर करण सिंह दलाल जी हैं, बहुत बड़ा चेहरे हैं, चिरंजी राव हैं, बहुत बड़े चेहरे हैं कांग्रेस में, महेंद्रगढ़ से रावदान सिंह जी थे, बहुत बड़े चेहरे थे, हाँ, ब्रिजेंद्र सिंह उचाना से बहुत बड़े चेहरे थे। और वहीं अगर हम बात करें बीजेपी की, तो हम बात करें भव्य विश्नोई की, ज्ञानचंद गुप्ता जी की, कंवरपाल जी की, जेपी दलाल जी की, असीम गोयल जी की, कमल गुप्ता जी की, मतलब ये वो सरीखे चेहरे जो बीजेपी में मंत्री थे। सर, आपके जो बड़े लीडर्स हैं उन्होंने खुलकर कहा कि भाई ईवीएम में छेड़छाड़ का एंगल नज़र आ रहा है। देखिए, अगर ऐसी कोई बात है तो कांग्रेस पार्टी के हमारे सभी जो सीनियर हैं, पार्टी के सीनियर लीडर्स हैं, हाईकमान है, उन्होंने इलेक्शन कमीशन को लिखा भी है कि आप जो वीवीपैट में जो पर्ची निकलती है, आप उनका ईवीएम के साथ मिलान करवा दीजिए। अभी हाल ही में जो कृष्ण बेदी है, यहाँ से जो जीत कर आए बीजेपी के चेहरे, उन्होंने कहा अगर इतनी गड़बड़ होती तो फिर हम गड़ी किलोई में भी गड़बड़ करते मशीनों में, आप मशीनरी को क्यों बीच में घसीट रहे हैं? देखिए, वो गड़ी किलोई की बात क्यों करते हैं? अगर उनको बात करनी है तो वो पंचकुला की सीट पे बात कर ले, जहां उनके ही कैंडिडेट हार गए। या आप बात करें चिरंजी राव की, जहां कैप्टन अजय यादव जी के बेटे, वो मैं गुड़गांव में मैंने जॉब किया है, रेवाड़ी में एक तरफा जीत जहां पर होती है, वहां पर चिरंजी राव एक बड़े मार्जिन से चुनाव हार जाते हैं। करण सिंह दलाल जिनका बहुत मजबूत पकड़ है, वो अपना चुनाव लूज़ कर रहे हैं। कुलदीप शर्मा, बहुत बड़ा चुनाव है। तो कहीं ना कहीं अगर गड़बड़ नहीं है तो वो तो इनको अपने आप को दिखा देना चाहिए कि ठीक है जी, हमारा तो कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ है नहीं। सर,
कांग्रेस पार्टी ने जो है बताया जा रहा है कि अपना वादा नहीं निभाया। आप जैसे जलेबी का एक जो मामला उठा था, गोहाना में आए थे राहुल गांधी जी, कहा था कि भाई यहाँ एक जलेबी की फैक्ट्री होनी चाहिए, और जब रिजल्ट आएंगे 8 अक्टूबर को तो हम जो एक जलेबी का डिब्बा है वो भेजेंगे बीजेपी के कार्यालय में भी। अब रिजल्ट आने के बाद बीजेपी कार्यालय ने कहा कि भाई हम वेट कर रहे हैं जलेबी कब भेजेंगे, तो आप लोग कब भेजोगे सर नहीं जलेबी? तो क्या ऐसा राहुल गांधी जी ने, आदरणीय हमारे राहुल गांधी जी ने क्या किसी से वादा किया था कि मैं जलेबी भेजूंगा? उन्होंने कहा था कि भाई रिजल्ट आते ही हम भेजेंगे। नहीं ठीक है, रिजल्ट अगर पार्टी की फेवर में आते तो वो ज़रूर भेजते, अगर रिजल्ट पार्टी की फेवर में नहीं है तो उन्होंने नहीं भेजा। अब अगर हम इसी बात को देखें तो जब बीजेपी गवर्नमेंट बना कर के आई थी 2014 में, इन्होंने कहा था हम 15-15 लाख देंगे, तो क्या इन्होंने दिए? जी नहीं दिए। हाँ, तो बस फिर इसमें कोई बात नहीं। अगर राहुल गांधी जी ने नहीं भेजी है जलेबी तो कोई बात नहीं, 2029 में फिर भेज देंगे, कोई ऐसी बात नहीं। सर एक बात बताइए, आप इनेलो की टिकट पर चुनाव लड़ चुके हैं, चुनाव से एकदम ठीक पहले क्यों स्किप किया कांग्रेस की तरफ? देखिए कहीं ना कहीं मैं आपको एक बात बताऊँ, जब इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने, आदरणीय चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने मुझे पूछा कि आप चुनाव लड़ लेंगे, तो मैंने कहा जी कोई ऐसा नहीं है, अगर आप मुझे मान सम्मान से टिकट देंगे तो मैं चुनाव अपनी पूरी ताकत से लड़ूंगा। लोकसभा के चुनाव की बात है, और आप भी गवाह हैं, और पूरे हरियाणा की जनता इस बात की गवाह है कि मैंने, मेरे इलेक्शन लड़ने में कहीं कोई कमी नहीं थी। मैंने अपनी तरफ से पूरी जी जान लगा के चुनाव लड़ा, और कहीं ना कहीं पार्टी को एक मतलब कि लाख के करीब वोट भी हासिल करने का काम किया। तो कहीं ना कहीं मैं चाहे ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ही डिज़र्व करता था, तो मैं कहीं ना कहीं डिज़र्व तो करता था कि मुझे पार्टी टिकट देती। कोई बात नहीं, पार्टी ने मुझे टिकट नहीं दी, मैं उससे भी, मुझे कोई ऐसा नहीं था। हम 12 जने टिकट मांग रहे थे इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में, किसी भी 12 में से किसी एक को दे देते। अगर हम 12 के 12 किसी सर्वे में फेल थे तो हमें 12 जनों को 1 तारीख की रैली जब करी तो उस दिन हमें बैठा करके बता देते कि जी आप तो सर्वे में फेल हो गए। अगर कोई इस तरीके की बात थी, लेकिन कहीं कोई ऐसी बात थी नहीं। शुरू से ये एक जो यहाँ नीचे का जो एक सिस्टम बना हुआ था, क्योंकि अभय सिंह चौटाला जी ने तो पूरा हरियाणा देखना, उन्होंने कौन सा एक नरवाना थोड़ी देखना था। तो कहीं ना कहीं इन्होंने नीचे से कुछ ऐसा ग्राउंड तैयार किया, जी वो जीत सकती है जिसकी बहन विद्या जी की अगर 2 बार जमानत जब्त पहले ही हो चुकी है और नेशनल पार्टी की टिकट पे हो चुकी है। तो ये लोग तो कह रहे थे 18,000 से जीतेगी। अब 18,000 की जीत कहाँ है? नहीं है कहीं पे, सब बातें थी। ये कहीं ना कहीं इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को भी भटकाने का काम किया गया था, और उसमें वो लोग कामयाब भी हुए। चलो कोई बात नहीं, टिकट कट गई। हमारे जिलाध्यक्ष जी यहाँ नॉमिनेशन कराने आए थे, हमारे जिलाध्यक्ष जी ने आके ये भी नहीं पूछा हमारा कैंडिडेट कहाँ है भाई, जिसने पिछला लोकसभा चुनाव लड़ा। चलो कोई बात नहीं, मैंने उसके बाद भी 6 दिन वेट किया। मैंने टिकट कटने के 5वें दिन आदरणीय चौधरी अभय सिंह चौटाला जी को भी मैंने फ़ोन किया। मैंने पूछा उनसे, मैं अंकल जी मेरी गलती क्या है? कोई बात नहीं, आपने टिकट नहीं दी, आपने तो मुझे कहीं प्रचार में भी कहीं कोई जिम्मेवारी नहीं दी। फिर कोई रिस्पॉन्स नहीं। जहाँ कहीं ना कहीं एक अनदेखी होती है, वहाँ पर फिर आदमी क्या करेगा? जहाँ पर अपने एक मान सम्मान की बात आ जाती है, कहाँ तो नरवाणे का हर एक गांव का तीसरा बच्चा भी ये बात कह रहा था, हर एक तीसरा शख्स ये बात कह रहा था कि टिकट संदीप लोट की है। पूरे हरियाणा इनेलो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के सभी हरियाणा के पदाधिकारी भी ये मान रहे थे कि नरवाणा से टिकट तो संदीप की है, उसके तो कोई काट ही नहीं सकता। और जहाँ इतना नाम आपका चल रहा हो और उसके बाद आपको पार्टी में कोई प्रचार के लिए भी आपको कोई जगह ना मिलती हो, तो कहीं ना कहीं आप, मैं नहीं, हर एक आदमी को ऐसा महसूस होगा कि उसकी कहीं ना कहीं अनदेखी हो रही है। जहाँ अनदेखी हुई तो 18 तारीख को मुझे आदरणीय चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला जी का फ़ोन आया। उन्होंने कहा बेटा निराश नहीं होना, मेरा हाथ सदा आपके सर पे रहेगा, आप बिल्कुल भी निराश मत होना, मैं आपके साथ सदैव रहूँगा, और मेरा संघर्ष का टाइम आप मेरा संघर्ष में साथ दो। संघर्ष तो चौधरी अभय सिंह जी के साथ भी था और संघर्ष चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला जी के साथ भी है, तो मैं उनके संघर्ष में उनके साथ चल पड़ा। जिन्होंने मुझे बुलाया, एक मान सम्मान दिया, बुला करके इज्जत दी। बात आदमी जीता किस लिए है? देखो 2 रोटी हर आदमी अपने घर पे खाता है, सबका अपना, लेकिन एक मान सम्मान होता है। मैंने अपनी नौकरी
मैं गस्टेड पोस्ट पे था, मैंने अपनी नौकरी को 2 मिनट भी नहीं लगाए छोड़ने के लिए। तो क्या पार्टी ने 2 मिनट सोचा कि हम किसकी टिकट काट रहे हैं, जिसने अपने पूरे जीवन का सार हमारे सामने ला करके रख दिया। मैंने अपने बच्चों का भविष्य उनके सामने रख दिया। तो कहीं ना कहीं से प्राप्त होती है नौकरी जो है। देखिए, मैं तो आपको एक बात बताऊंगा, सभी ये मानते हैं कि जी ये बड़े सिफारिश वाले हैं या इनका बड़ा जानकारी है। मैं आपको बताना चाहूँगा आज आपके माध्यम से, मैं 15वें इंटरव्यू में जाके लगा, 2004 से इंटरव्यू देने लगा। मैंने ट्रेसर का क्या, जेई का क्या, जहाँ भी मैं मेरी एजुकेशन एलिजिबल जहाँ मैं था, मैंने हर एक तरह का इंटरव्यू दिया और मैं 15वें इंटरव्यू में जा कर के देखो सिलेक्ट हुआ। नहीं लिखा था मेरे भाग में। तो मैंने भी 2004 से और 7 तक लगातार इंटरव्यू दिए। 3 साल मैं लगा ही रहा इंटरव्यू देने में। संदीप जी, जैसे अब हल्के में कई ऐसी एंटी पार्टी के लोग भी हैं, वो कह रहे हैं कि भाई लोट परिवार की जो राजनीति है यहाँ ख़त्म हो चुकी है, तो उन लोगों को क्या कहेंगे? देखिए, उनकी अपनी सोच है कि वो रोज़ किसी ना किसी की राजनीति को ख़त्म करके सोते हैं। अब कहने को तो हर कोई किसी ना किसी के लिए कुछ ना कुछ कह देता है। आते हैं कमेंट्स, मैं पढ़ता हूँ, कोई कह देता है ख़त्म हो गया, कोई कह देता है जीरो हो गया। वो तो टाइम बताएगा। अभी ये तो है नहीं कि एक चुनाव नहीं लड़े तो क्या जीवन ख़त्म हो गया। 2009 से हमारा परिवार लगातार नरवाना हल्के की जनता की सेवा में लगा हुआ है। निरंतर हम लोग जनता के बीच में बने हुए हैं। हर एक के दुख सुख में आने जाने का हम लोग काम कर रहे हैं। तो ये तो उनका मानना है कि जी ख़त्म हो गए, भाई पार्टी से टिकट कट गई तो कौन सा ख़त्म हो गए। और मैं जब कांग्रेस मैंने ज्वाइन करी आदरणीय चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला जी के नेतृत्व में, मैं तो उनके साथ भी कोई कहीं पर मैंने कोई मतलब कंडीशन नहीं रखी कि जी मुझे कोई टिकट चाहिए या मुझे कोई पद चाहिए। मैंने कोई भी ऐसी डिमांड नहीं की। ठीक है जी, आपने मुझे मान सम्मान से बुलाया, मैं मान सम्मान से आ गया। सिर्फ नरवाना का विकास आपका जो मेन मुद्दा है? देखिए, तो असली बात तो ये है, जब कभी मौका देगी नरवाना की सम्मानित जनता या पूरे सिरसा लोकसभा की सम्मानित जनता अगर मुझे देश की सबसे बड़ी पंचायत में पहुंचाए या नरवाना की सम्मानित जनता मुझे राज्य की सबसे बड़ी पंचायत में पहुंचाए, क्योंकि बोलने से कुछ नहीं होता। मेरा मानना है कि काम करके दिखाना चाहिए। जब आप कुछ करके दिखाएंगे तब कहीं ना कहीं आप उन चीज़ों को पे करते हो और आपके बारे में जिक्र होता है। और एक होता है कि मैंने पता नहीं क्या 10 तरीके के वादे कर दिए और कर मैं एक भी ना पाऊँ। तो इस तरीके की कोई नहीं, माइंड में बहुत कुछ है। नरवाना को बिल्कुल ऐसा बनाने की इच्छा है कि लोग यहाँ पर आए, स्पेशलिटी यहाँ की देखें, कुछ यहाँ पर इस तरीके की चीज़ें भी बनाई जाए कि लोगों को दूर तक पता हो ना भी, जैसे नरवाना में क्या चीज़ स्पेशल है या क्या चीज़ अच्छी है। और ये तो सदा से हॉट सीट रही है नरवाना। तो कहीं ना कहीं मेरा तो यही मानना है कि जब मुझे मौका मिलेगा तो मैं करके दिखाऊंगा, सिर्फ बातें नहीं करूँगा। संदीप जी, हल्के की जनता को एक मैसेज दे दीजिए हमारे चैनल के माध्यम से। देखिए, मैं तो यही कहूँगा अपने हल्के की सम्मानित जनता से कि आपने बीजेपी से जनप्रतिनिधि को चुना है, आपने जिन्हें चुना है आप इनसे बिल्कुल, जो आपने अपना कीमती वोट दे करके इन्हें विजय बनाया, आप इनसे अपने ज़्यादा से ज़्यादा काम करवाएं। और बदलाव जीवन का एक नियम है और समय के अनुसार बदलाव होते रहते हैं। तो कहीं ना कहीं मैं यही कामना करता हूं कि आने वाले जो विधानसभा चुनाव होंगे और या लोकसभा चुनाव होंगे 2029 में, परिसीमन जो भी हों, कोई तो चुनाव लड़ेगा तो बदलाव कांग्रेस के साथ है, कांग्रेस के हाथ में है। तो क्योंकि कांग्रेस का एक नारा है, हाथ बदलेगा हालात। सर, एक लास्ट क्वेश्चन है मेरा। अभी कृष्ण बेदी जी का मैं इंटरव्यू कर रहा था और कांग्रेस पार्टी के जो सतबीर दबलैना, उन्होंने पूरी कैंपेनिंग के दौरान कहा कि भाई ये बाहरी उम्मीदवार है, चुनाव लड़ेगा और उसके बाद गायब हो जाएगा। तो वहीं कृष्ण बेदी ने कहा, वो कह रहे थे बाहरी नहीं, मैं सबसे भारी कैंडिडेट साबित हुआ हूँ। देखिए, ऐसा होता है, जीतने के बाद तो सभी ये कहते हैं मैं भारी हूँ। अगर चलते चुनाव में बोलते तो बात थी, तब उन्हें पता चलता। अब तो चुने जा चुके हैं, अब तो वो भारी ही हैं। आज मैं इन बातों को झुठलाऊं कि नहीं जी भारी नहीं है, भाई जीत गए हैं तो भारी हैं नहीं। इस तरीके की बातें चलती रहती है। वो उनका पैतृक गांव कलौदा ही है, लेकिन पिछली 1-2 पीढ़ी से जो है वो शाबाद बसे हुए हैं। तो मैं तो ऐसा कुछ नहीं कहता भारी है या भारी हैं।
जीत गए तो भारी हैं, अगर हार गए होते तो आपने अपना काम पूरा नहीं किया। आप पत्रकार महोदय, जब उन्होंने कहा कि मैं भारी नहीं मैं भारी था, तो आपने उनसे पूछना था कि जी आपने चुनावों में क्यों नहीं कहा कि आप भारी हैं। आप चुनाव में कहते तो आपको जनता बता देती कितने भारी हैं आप। चलिए धन्यवाद सर, अपना Thank you. कीमती वक्त देने के लिए धन्यवाद। थैंक यू आपका भी।